हेलो फ्रेंड्स। जब मैंने अपने एज्योर इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी स्टार्ट करी थी तब मुझे एज्योर के बारे में कुछ भी नहीं पता था और फिर मैंने बहुत सारे रिजेक्शंस फेस किए अपने इंटरव्यूज़ में। बट किसी तरह कर के मैंने इंटरव्यू तो क्रैक कर दिया, बट काफ़ी सारे रिजेक्शन फेस किए। और उसके बाद मैंने फिर कुछ रियल प्रोजेक्ट्स में भी एज्योर के काम किया। तो अब ये सब एज्योर में काम करके रिजेक्शंस फेस करके मैंने बहुत सारे इंटरव्यू के क्वेश्चंस कलेक्ट किए और उनमें से टॉप 10 मैं आपके साथ अभी शेयर करने वाला हूँ। हर क्वेश्चन को मैं इस तरीके से डायग्राम्स और डेफिनेशंस की मदद से एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि विजुअल्स क्या होता है कि समझने में आसान होते हैं और हमें बहुत ज़्यादा देर तक याद भी रहते हैं, राइट। तो चलिए अब मैं एक्सप्लेन करूँगा कि क्या एज्योर कॉन्सेप्ट्स कितने कितने तरीके से हम रियल एप्लीकेशंस में यूज़ कर सकते हैं, ताकि आप इस चीज़ को अपने इंटरव्यूज़ में एक्सप्लेन कर सको और अपने इंटरव्यूज़ को कॉन्फिडेंटली क्रैक कर सको। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। व्हाट आर द मेन क्लाउड सर्विस मॉडल? डिफरेंस बिटवीन IaaS, PaaS एंड SaaS। तो आपने शायद इसके बारे में पहले भी सुना हो इन 3 टर्म के बारे में, बट आज आप इसको सुन के आपके जितने भी डाउट्स हैं वो 100% क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो जब मैं पहले एक डेवलपर के जैसे काम करता था तो 90% जो मैं काम करता था वो किसमें? एप्लीकेशन कोड और डेटाबेस, ठीक है। उसके अलावा मुझे कुछ पता नहीं था, मतलब पता था पर बहुत अच्छे से नहीं पता था। जैसे जो मेरी एप्लीकेशन जब प्रोडक्शन में जाती है तो उसको क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्टैक है ये आपका। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका जो सर्वर है आपकी कंपनी के ऑन प्रीमाइस में पड़ा है और उसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी एक एप्लीकेशन रन करने के लिए। आपको एप्लीकेशन और डाटा चाहिए होगा जो कि एज ए कोड डेवलपर जो है वो करता है इसमें, ठीक है। उसके बाद एक IT टीम होती है या इंफ्रा टीम कह लो, जो कि बहुत से दूसरे काम करती है उस सर्वर के अंदर ताकि एप्लीकेशन रन कर सके आपकी। वो क्या करेगी? जैसे रन टाइम, जैसे जावा और .NET का जो रन टाइम है उस सॉफ्टवेयर को आपकी सिस्टम में सर्वर में डालेगी। उसके बाद कुछ मिडलवेयर है। मिडलवेयर जैसे कि आपकी एप्लीकेशन कोई API यूज़ कर रही है, फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से कुछ इंटीग्रेशन हो रहा है तो वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को भी डालना पड़ेगा एज ए मिडलवेयर। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम तो चाहिए सर्वर में, विंडोज़ लिनक्स कुछ ना कुछ वो IT टीम डालेगी। फिर एक होता है वर्चुअलाइजेशन ऑफ सर्वर, बेसिकली डिफरेंट वर्जन्स ऑफ हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन, वो कॉपी बनाते हैं। इमेजेस आपने सुना होगा सर्वर की, तो वो सब मेंटेन करते हैं। फिर आपका जो पूरा का पूरा जो सर्वर है वो मेंटेन होता है, एंटीवायरस वगैरह उसमें डलते हैं। उसमें स्टोरेज होना चाहिए एप्लीकेशन में, आपकी जो डाटा, इमेजेस, फाइल्स, उनके लिए स्टोरेज प्रॉपर होना चाहिए। और फिर वो सब नेटवर्किंग में होनी चाहिए, ठीक है, कनेक्टेड होनी चाहिए प्रॉपरली। इंटरनेट कनेक्शन जो भी और कनेक्शन है वो चाहिए, ठीक है। तो देख रहे हो, मतलब एक एप्लीकेशन को रन करने के लिए हम सोचते हैं बस एप्लीकेशन डाटा चाहिए, पर इतनी सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। और ये सब आपका ऑन प्रीमाइस जो एक सर्वर है एप्लीकेशन को रन कर रहा है उसमें चाहिए, ठीक है। अब माइक्रोसॉफ्ट एज्योर या फिर कोई भी अदर क्लाउड सर्विस ने क्या किया है, इसी चीज़ को उठा के जो आपको एक सर्वर में चाहिए था, इसको डिफरेंट, जैसे ये मैनेज्ड बाय डेवलपर, ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, सॉरी मैंने बताया नहीं। ये मैनेज्ड बाय IT इंफ्रा टीम करती है नीचे वाला, और ये पूरा आपकी कंपनी मैनेज कर रही होती है, क्योंकि कंपनी के अंदर ही डेवलपर होते हैं, IT टीम होती है, ठीक है। अब एज्योर ने क्या किया कि एक मॉडल दिया इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, IaaS। इसमें क्या होता है कि केवल जो आपकी एज्योर है, जो एज्योर वो ये सब मेंटेन कर लेगा, आपको इन सब की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वर्चुअलाइजेशन, सर्वर, स्टोरेज, नेटवर्किंग, ठीक है। आपकी कंपनी को क्या मेंटेन करना है? बस ये ऊपर की चीज़ें। तो आपकी कंपनी का जो काम है वो क्या हो गया? थोड़ा कम हो गया, राइट। बाकी सब एज्योर कर लेगा, ठीक है, अगर आपके सर्वर्स जो हैं वो एज्योर के पास पड़े हैं तो, ठीक है। दूसरा इसमें एक ऑप्शन होता है एज्योर में, वो होता है PaaS, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। इसमें क्या होता है? इसमें आपकी कंपनी को बस एप्लीकेशन और डाटा मेंटेन करना है और बाकी सब कुछ एज्योर मेंटेन कर लेगा, ठीक है।
तो इसीलिए ये प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस सबसे ज़्यादा यूज़ भी होता है। ठीक है, जो एक ऐप सर्विस आपने सुना होगा वो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस का ही एग्जाम्पल है। मैं आने वाले क्वेश्चन में और क्लियर कर दूंगा वो होती क्या है। तो ये हो गया हमारा पास। इसके बाद एक होता है हमारा सास, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। इसमें आपका एप्लीकेशन सब कुछ एज़्योर मेंटेन करता है। आपको बस आपकी कंपनी को एज ए यूज़र उस एप्लीकेशन को यूज़ करना है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट 365 है, ऑफिस है, जो ये सब आपकी कंपनी को बस यूज़ करना है सास एप्लीकेशन के जैसा। कुछ भी डेवलप वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। पर इनमें से जो बीच के दो हैं IaaS और पास, अगर आप एज़्योर डेवलपर बनते हैं तो ये चीज़ें आपको मेंटेन करनी होंगी। या तो आप अपनी कंपनी की एप्लीकेशन को एज ए पास डालेंगे या फिर IaaS। तो जैसे पास का तो ऐप सर्विस सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जो मैं बताऊंगा, और IaaS में वर्चुअल मशीन सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये मैं आने वाले क्वेश्चन में भी बताऊंगा, बट आप ये मॉडल समझ लो। देखो ये कैटेगरीज हैं, एप्लीकेशन, डाटा, रन टाइम, मिडलवेयर, OS, ये सब क्या है, कैटेगरीज। इन कैटेगरीज में सर्विसेज होती हैं, जैसे वर्चुअल मशीन, ऐप सर्विस, ब्लॉब स्टोरेज, ये एक्चुअल एज़्योर की सर्विस होती है। आने वाले क्वेश्चनों में सब क्लियर करूँगा। ठीक है, तो जैसा मैंने बताया आपको एज ए डेवलपर हमेशा या तो IaaS, जब आप नए होंगे तब आपको मोस्टली पास में काम करना पड़ेगा, और जब अगर आप थोड़े से आर्किटेक्ट लेवल पे आपको IaaS में काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो ग्रेट, आई होप आपको ये डायग्राम क्लियर हो गया होगा। ये कैटेगरीज भी एक्सप्लेन कर दी हैं मैंने, और इन कैटेगरीज के बारे में मैंने यहाँ पे 2-2 लाइन लिख भी दी हैं, ताकि अगर इन केस अगर आप रिवाइज करना चाहोगे बुक से तो आसानी से कर सको, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको एकदम समझ में आ गया है तो क्रिस्टल क्लियर लिख दो कमेंट बॉक्स या चैट बॉक्स में। अदरवाइज़ अगर समझ में नहीं आ रहा है तो फिर मुश्किल हो जाएगी आगे, क्योंकि फाउंडेशन फंडामेंटल्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। शुरू के क्वेश्चन क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, लेटर फिर नहीं तो समझ में आने में मुश्किल होती है। ठीक है, ये है आंसर। व्हाट इज़ ए रिसोर्स इन एज़्योर? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ए रिसोर्स एंड ए सर्विस? ओके, तो हो सकता है आपको पहले से पता हो, बट मैं कोई चांस नहीं लेना चाहता। इसको पता होना बहुत ही ज़रूरी है, तो समझना ज़रूरी है कि रिसोर्स होता क्या है। तो एज़्योर पोर्टल में चलते हैं थोड़ा सा। देखो होता क्या है एज़्योर पोर्टल में, अगर आपको कोई भी सर्विस चाहिए तो यहाँ पे क्रिएट ए रिसोर्स बटन होता है लेफ़्ट टॉप में। ठीक है, इसमें आप क्लिक करोगे और फिर यहाँ पे आप सर्च करोगे कि कौन सा चाहिए। फॉर एग्जांपल आपको वर्चुअल मशीन चाहिए, क्योंकि मैंने अभी तक वही थोड़ा सा बताया है, तो वर्चुअल मशीन को सिलेक्ट करोगे यहाँ पे। हाँ, और उसके बाद यहाँ पे आप उस वर्चुअल मशीन, आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, आप इसको यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। तो क्रिएट करने का मतलब क्या है? तो क्रिएट करने का मतलब ये है कि ये जो सर्विस है अब ये मेरे अकाउंट में ऐड हो जाएगी। ठीक है, सब्सक्राइब हो जाएगी। ठीक है, और मैं इस वर्चुअल मशीन में अब एज़्योर में अपनी वेब एप्लीकेशन को होस्ट कर सकता हूँ, डाल सकता हूँ। इस वर्चुअल मशीन के साथ मैं कुछ भी कर सकता हूँ, जो भी मैं करना चाहता हूँ। ठीक है, कुछ भी मतलब ऑथेंटिक कुछ भी। ठीक है, तो ओके, अब ये जब ध्यान से सुनना, हुआ क्या, पहले ये वर्चुअल मशीन एक सर्विस थी, पर जैसे ही मैंने इसको क्रिएट किया यहाँ पे बटन में दबा के, ये मेरे अकाउंट में ऐड हो गई। इसका सर्विस का एक इंस्टेंस क्रिएट हो गया, और उस इंस्टेंस जो क्रिएट हुआ उसको हम कहलाते हैं रिसोर्स। ओके, फॉर इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, फॉर एग्जांपल ये हमारा एज़्योर कंपनी का पोर्टल था, इसमें हमने बहुत सारी सर्विसेज हैं। ठीक है, स्टोरेज अकाउंट, वर्चुअल मशीन, SQL डेटाबेस, ऐप सर्विस। अब जैसे ही हम इनको क्रिएट करेंगे और ये सब्सक्राइब करेंगे इनको, तो एज ए रिसोर्स ये इस तरीके से ऐड हो जाएंगे। देख रहे हो, इन सब के रिसोर्स बन जाएंगे। तो एक एग्जांपल देता हूँ, उससे एकदम क्लियर हो जाएगा। अगर आप डेवलपमेंट बैकग्राउंड से हैं तो जैसे आपकी क्लासेस होती हैं, ठीक है, क्लासेस को आप समझ लो सर्विस, और जैसे ही उन क्लासेस का आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो, क्योंकि क्लासेस तो जस्ट एक ब्लूप्रिंट है, ऑब्जेक्ट रियल काम करते हैं, राइट? तो वो ऑब्जेक्ट है हमारे रिसोर्स। तो एक्चुअली जो भी हम काम करते हैं रिसोर्सेज पे करते हैं, कि भाई हमारे स्टोरेज अकाउंट का एक M स्टोरेज करके एक हमने अपने लिए इंस्टेंस बना दिया, जिसको अब हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है,
तो ये रिसोर्स है, ये मैंने डेफिनेशन लिख दी है। ए रिसोर्स इज एज्योर इज एन इंडिविजुअल मैनेजेबल अकाउंट एंड इंस्टेंस ऑफ सर्विस दैट यू कैन क्रिएट, कॉन्फ़िगर एंड यूज इन द क्लाउड। तो ये है। अब इन दोनों में डिफरेंस भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है, जो कि मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ अच्छी तरीके से, बट मैंने बुक में इसलिए लिखा है ताकि अगर कोई बुक से रिवाइज़ करना चाहे तो वो एकदम से मतलब रिवाइज़ कर ले, पढ़ के उसको बार बार पूरा का पूरा वीडियो सुनने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो ये है इस क्वेश्चन का आंसर। एंड यस, इफ़ यू हैव नॉट येट एक्सेप्टेड माई नेवर गिव अप चैलेंज, देन डू एक्सेप्ट इट। Keep giving the interviews until you get the success like these candidates. And the day you get success, share your success story with me. Write never give up in comments to accept the challenge. What are resource groups in Azure? Why do we use them in projects? तो एंड से पहले आपको सब कुछ एकदम समझ में आ जाएगा। ठीक है, नाम से वैसे समझ में आ गया होगा कि रिसोर्स ग्रुप क्या हुआ कि हमने रिसोर्सेज की ग्रुपिंग कर दी। अब क्वेश्चन आता है कि क्यों बनाई करी हमने रिसोर्स की ग्रुप। ठीक है, तो ये समझते हैं कि क्यों ज़रूरत पड़ती है इसकी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी जो कंपनी की एप्लीकेशन है वो एज्योर क्लाउड में प्रेजेंट है। ठीक है, अब इस वेब एप्लीकेशन को रन करने के लिए आपको इस तरीके से एक स्टोरेज अकाउंट की ज़रूरत पड़ी, एक वर्चुअल मशीन एज ए सर्वर आपने यूज़ किया, और एक आपने एसक्यूएल डेटाबेस यूज़ किया। ठीक है, अब क्या हुआ, आपने इन सारे रिसोर्सेज को और सर्विसेज कह लो, आपने एक ग्रुप में बंद कर दिया जिसका नाम रखा आपने प्रोडक्ट डेवलपमेंट रिसोर्स ग्रुप 1। क्यों किया इस ग्रुप को क्रिएट, क्यों इस तीनों रिसोर्सेज को एक ग्रुप में किया? क्योंकि ताकि खाली डेवलपमेंट टीम के लोग इन तीनों को एक्सेस कर पाएँ, इनको एप्लीकेशन जो सर्वर को, एसक्यूएल डेटाबेस को, इनको सबको। ठीक है, अब आपकी टीम ने डेवलपमेंट कर लिया, एप्लीकेशन डेवलप हो गई, उसके बाद उसने डाल दिया टेस्टिंग पे, तो वहाँ पे भी आपको सिमिलर रिसोर्स क्रिएट करने पड़ेंगे, राइट। सिमिलर एक अलग से सर्वर क्रिएट करना पड़ेगा टेस्टिंग के लिए, एक एसक्यूएल डेटाबेस अलग से होगा, क्यूए डेटाबेस। तो वो भी आपने एक ग्रुप बना लिया और उसका नाम रख दिया प्रोडक्ट टेस्टिंग रिसोर्स ग्रुप 2। और यहाँ पे भी आपने सेम टाइप के इंस्टेंसेस हैं, पर ये डिफरेंस इंस्टेंस है, ये टेस्टिंग रिसोर्सेज हैं। ओके, ये आपने इसलिए क्रिएट किया क्योंकि पहला वाला जो ग्रुप 1 था उसको केवल डेवलपमेंट टीम एक्सेस कर सकती थी, पर इसको डेवलपमेंट, टेस्टिंग, क्यूए टीम भी एक्सेस कर सकती है। ठीक है, तो इसलिए हमें रिसोर्स ग्रुप की ज़रूरत पड़ती है ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे कि अच्छा अगर हम रिसोर्स ग्रुप नहीं रखेंगे तो फिर हमें कन्फ्यूजन हो जाएगी कि भाई टेस्टिंग का डेटाबेस कौन सा था, डेवलपमेंट का डेटाबेस कौन सा था, इस तरीके से। तो डेवलपमेंट बैकग्राउंड से हैं तो ये इन्वायरमेंट बेस, डेवलपमेंट इन्वायरमेंट के लिए डिफरेंट रिसोर्स ग्रुप, टेस्टिंग इन्वायरमेंट के लिए डिफरेंट रिसोर्स ग्रुप। तो अगर सर्विस आपका क्लास है और रिसोर्स आपका ऑब्जेक्ट है तो रिसोर्स ग्रुप क्या है? लिस्ट हो गई, आपके नेम स्पेसेस हो गए जो java.net में होते हैं। ठीक है, इन शॉर्ट वी यूज रिसोर्स ग्रुप्स टू ऑर्गेनाइज द रिसोर्सेज प्रॉपरली। बेस्ट आंसर है, छोटा सा। ठीक है, यहाँ पे लिख भी दिया है मैंने, ए रिसोर्स ग्रुप इन एज्योर इज ए लॉजिकल कंटेनर दैट होल्ड्स रिलेटेड एज्योर रिसोर्स। रिलेटेड मतलब एक ही एनवायरनमेंट के हैं, एक ही बिजनेस यूनिट के हैं, वो आप पे डिपेंड करता है किस तरीके से आप रिलेट करते हो। ठीक है, It allows you to manage, organize and control resource efficiently. ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया है ताकि आपको लेटर कोई प्रॉब्लम ना हो, बुक से आप इजीली रिवाइज कर सकें। ठीक है, ये था इस क्वेश्चन का आंसर। What are Azure virtual machines? When would you use them in a project? तो वर्चुअल मशीन्स मैंने बार बार एग्जांपल दे रहा हूँ, तो मैं सबसे पहले इसी सर्विस को क्लियर करूँगा और ये सबसे सिंपल भी है। आपको पता है जो आपके सर्वर्स होते हैं जिनमें एप्लीकेशन होस्ट होती है, उन्हीं सर्वर्स को हम एज्योर में क्या कहते हैं? एज्योर वर्चुअल मशीन। एक सिंपल सा डायग्राम है, ये मैंने डायग्राम पहले एक्सप्लेन भी किया है। तो जो आपका यूज़र रिक्वेस्ट भेजता है, तो जो सर्वर होता है उसकी जगह अब हम एज्योर में क्या यूज़ करेंगे? वर्चुअल मशीन्स। इसमें सेम ये एक सर्वर है एज्योर के पास, बस दैट्स इट। और बैकएंड के लिए भी, एपीआई सर्वर के लिए भी हम वर्चुअल मशीन्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इन शॉर्ट हम वर्चुअल मशीन यूज़ करते हैं एप्लीकेशन को होस्ट करने के लिए, और भी बहुत सारे पर्पज़ हैं बट ये प्राइमरी पर्पज़ होता है। ठीक है,
एक सिंपल सी डेफिनेशन है, Azure virtual machines are cloud-based virtual servers that allow users to run applications without needing physical hardware. ठीक है, कंपनीज को अपने पास अब सर्वर मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, वो Azure की वर्चुअल मशीन्स को यूज़ कर सकते हैं। एक सिंपल सी एनालॉजी है यहाँ पे मैंने लिखी है कि Azure VM को आप एक कंप्यूटर की तरह सोचो, एक CPU की तरह, जो कि आपके क्लाउड में पड़ा हुआ है और इंटरनेट के थ्रू आप उसको एक्सेस कर पा रहे हैं। उसमें सब कुछ है, ऑपरेटिंग सिस्टम, CPU, रैम, स्टोरेज, हार्ड डिस्क, जो भी चीज़ें आपके नॉर्मल कंप्यूटर में होती हैं सब उस सर्वर में अवेलेबल है। ठीक है, बुक में भी ये डेफिनेशन और ये एग्जाम्पल लिख दिया है ताकि कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए बाद में। हाय फ्रेंड्स, एक छोटी सी अपडेट है। मैंने अपना Azure इंटरव्यू क्रैक किया था आफ्टर फेसिंग बहुत सारे रिजेक्शंस। उस एक्सपीरियंस के बेस पे मैंने एक कंप्लीट Azure इंटरव्यू कोर्स क्रिएट किया है। ये है हमारे सारे Azure इंटरव्यू क्वेश्चंस जो कि मैंने सारे टॉपिक से कवर किए हैं स्टेप बाय स्टेप, ताकि अगर आप नए भी हो Azure में तो भी आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। और यहाँ पे मैंने रियल सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस भी कवर किए हैं, जैसे कि रियल इंटरव्यूज़ में पूछे जाते हैं। और हाँ, यहाँ पे आप हर क्वेश्चन को मार्क कर सकते हो, यस और नो, प्रिपेयर्ड और नॉट, ताकि आप अपनी जो इंटरव्यू प्रिपरेशन स्टेटस है उसको चेक कर सकें कि आप तैयार हो इंटरव्यू के लिए या नहीं। सारे की टॉपिक्स यहाँ पे कवर किए हैं, Azure फंडामेंटल्स, Azure फॉर डेवलपर्स एंड Azure एडवांस सर्विसेज। प्लस ये जो यहाँ पे PDF बुक है, पावर पॉइंट, एक्सेल, वो आपको रिवीजन में हेल्प करेगी, वो भी आपको मिलेगी। जैसा कि बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स ने अपने इंटरव्यूज़ क्रैक किए हैं मेरे कोर्सेज़ को यूज़ करके, आप भी ऐसा कर सकते हैं। कोर्स और बुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ग्रेट, और अगर नहीं हो तो कोई बात नहीं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ Azure ऐप सर्विस, फॉर व्हाट पर्पस कैन यू यूज़ दैम? तो अगर आप डेवलपमेंट बैकग्राउंड से हैं तो ये जो है सर्विस, Azure ऐप सर्विस, आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको याद हो तो हमारे पास प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस करके एक Azure की ऑफरिंग है। ठीक है, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस का सबसे बेस्ट एग्जांपल ऐप सर्विस है, क्योंकि इसमें आप केवल एप्लीकेशन और डाटा दोगे और आपका ऐप सर्विस वो सारे काम कर देगा। आपको वर्चुअल मशीन नहीं, वर्चुअल मशीन में क्या होता है, आपको OS भी मेंटेन करना होता है, रन टाइम, मिडलवेयर सब आपको खुद ही करना पड़ेगा। पर इसमें आपको कुछ भी OS मेंटेन, आपको क्या करना है, मैनेज्ड बाय यू, क्या है, केवल एप्लीकेशन एंड डाटा। तो इसमें आपको ऐप सर्विस में अपनी एप्लीकेशन डालनी है, आपको अपनी एप्लीकेशन एज ए ऐप सर्विस होस्ट करनी है Azure में। ठीक है, और बाकी सबकी OS वगैरह की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें आप ऐप सर्विस में डाल सकते हो? फॉर एग्जांपल वेब ऐप्स हैं आपके पास, वेब एप्लीकेशंस हैं, API ऐप, वेब API टाइप की हैं, मोबाइल ऐप्स, लॉजिक ऐप्स। तो इन सब को आप एज ए Azure ऐप सर्विस जो है होस्ट कर सकते हैं अपने क्लाउड ऐप सर्विस के थ्रू, आप अपने क्लाउड में Azure में डाल सकते हैं। ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन है, Azure ऐप सर्विस इज ए फुल्ली मैनेज्ड पास एग्जाम्पल। कोई भी कहे पास का एग्जाम्पल क्या है, तो Azure ऐप सर्विस that enables developers to host web applications, API and mobile backends without managing the underlying infrastructure, जो मैंने बताया। ठीक है, डेफिनेशन यहाँ पे लिख दी गई है ताकि आप इसको भूलो ना, इस बुक में रिवाइज कर सको आसानी से और आसान रहे आपके लिए। अब आप बोलोगे चलो हमारे पास वर्चुअल मशीन है और वो भी होस्ट कर सकती हैं एप्लीकेशन, ऐप सर्विस भी कर सकती हैं, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, कब कौन सा यूज़ करना चाहिए? तो ये जो क्वेश्चन है मैं आगे कवर करूँगा आने वाले एक दो क्वेश्चन में कि दोनों में से कब कौन सा यूज़ करना है, तो ध्यान रखना। What are Azure functions? Have you ever used them in your project? Why? Trust me, अगर कोई सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसके क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ये आपको इंटरव्यू में सिलेक्शन करवा सकता है। ठीक है, तो आज मैं आपको वो आंसर देने वाला हूँ जिससे आप सिलेक्शन आपका हो जाए। तो सपोज़ आपने और आपकी डेवलपमेंट टीम ने एक एप्लीकेशन बनाई, उसमें एक फ्रंट एंड सर्वर था, एंगुलर, रिएक्ट, JS में हो सकता है। वो किसको रिक्वेस्ट भेजेगा? आपकी API सर्वर को पास करेगा रिक्वेस्ट को, जो .NET जावा नोड में हो सकती है। ठीक है, ये हमारा, और अगर कोई हमारे पास डेटाबेस है तो डेटाबेस से डाटा लेके आ जाएगा। तो
ये आपका एक सिंपल सा एप्लीकेशन आपकी रन होगी। ये एप्लीकेशन इन एज्योर में आपने या तो आप वर्चुअल मशीन्स यूज़ कर सकते हो या आप एपीआई सर्विस अलग अलग यूज़ करनी पड़ेगी। फ्रंट एंड के लिए अलग, बैक एंड के लिए अलग यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब क्या होगा, यूज़र आया, उसने आपकी एप्लीकेशन में फ्रंट एंड एप्लीकेशन को रिक्वेस्ट भेजी, साइन अप करने की कोशिश कर रहा है यूज़र। अब हो सकता है साइन अप में आप बोलो कि भाई अपनी फ़ोटो या कोई डॉक्यूमेंट भी डाले, तो वो डॉक्यूमेंट जब फ्रंट एंड के पास आएगा, जब अपलोड करेगा यूज़र, तो वो डॉक्यूमेंट फ्रंट एंड के थ्रू एक एज्योर ब्लॉब स्टोरेज में चला जाएगा। इन शॉर्ट मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा क्वेश्चंस में, बट इन शॉर्ट ये समझ लो कि एक सर्विस है एज्योर ब्लॉब स्टोरेज जो कि यूज़ होती है इमेजेस को स्टोर करने के लिए। ठीक है, तो जो फोटो यूज़र ने अपलोड करी वो एज्योर ब्लॉब स्टोरेज में आ गई। सिंपल, सब बहुत खुश, सब एकदम अच्छे से काम कर रहा है। पर अब क्या हुआ, जो यूज़र अपलोड कर रहा है फ़ोटो वो हो सकता है बहुत बड़े बड़े साइज़ की हो। ठीक है, और बड़े साइज़ की होंगी तो क्या होगा, आपके एज्योर ब्लॉब स्टोरेज में वो ज़्यादा स्पेस ले रही हैं। ठीक है, ज़्यादा स्पेस ले रही हैं तो आपका जो एज्योर है वो आपको उसके लिए ज़्यादा चार्ज करेगा क्योंकि आप ज़्यादा स्पेस ले रहे हो, राइट। तो अब क्या करें, तो एज ए डेवलपर फिर आपने क्या किया, आपको एक आइडिया आया, आपने क्रिएट किया एक एज्योर फंक्शन। एज्योर फंक्शन क्या करेगा, वो एक पीस ऑफ कोड होता है, वो आपने अपने एज्योर में डाल दिया। अब क्या होगा, जैसे ही कोई यूज़र अपलोड करेगा इमेज, एक ट्रिगर कॉल हो जाएगा, और ट्रिगर कॉल क्या करेगा, वो उस एज्योर फंक्शन को कॉल कर देगा। उस फंक्शन में जो कोड लिखा हुआ है वो कोड लिखा हुआ है कंप्रेस करने के लिए इमेज को। तो वो जो इमेज है वो कंप्रेस हो जाएगी और वापस से स्टोर हो जाएगी एज्योर ब्लॉब स्टोरेज में। ठीक है, क्लियर है। तो ये एक, तो इससे क्या होगा, जैसे जो जो इमेजेस आई जा रही हैं वो उस कोड के थ्रू, एज्योर फंक्शन के थ्रू अपने आप कंप्रेस होके स्टोर हो रही हैं। इससे क्या होगा कि आपकी कंपनी की जो कॉस्ट है वो बच जाएगी, क्योंकि अब जो इमेजेस हैं वो कम साइज़ ले रही हैं आपके ब्लॉब स्टोरेज में। ठीक है, और इस तरीके से आपको जो एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का अवार्ड भी मिल सकता है, राइट। तो ग्रेट, ये एक एग्जांपल है, बट ये बहुत ही कॉमन एग्जांपल है, और हो सकता है अगर आप ये इंटरव्यूज़ में बोलें तो आपको मतलब समझा जाए कि आप कहीं से पढ़ के आए हैं। ठीक है, तो एक और एग्जांपल आप दे सकते हैं, इसको भी देना, और फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि मैंने एक एज्योर फंक्शन क्रिएट किया। मैं एग्जांपल देता हूँ क्या, जिसमें कि जब साइन अप होगी फ़ोटो तो आप चाहते हो कि आप यूज़र को एक वेलकम ईमेल भेज दो। जैसे ही यूज़र ने साइन अप किया, फ्रंट एंड ने उसको एक वेलकम ईमेल भेज दी कि वेलकम, तो उसके लिए आपने एक एज्योर फंक्शन लिख दिया अलग से। ठीक है, ध्यान रखना ये मेन एप्लीकेशन का कोड नहीं होता है एज्योर फंक्शन, ये एक इंडिपेंडेंट सेपरेट कोड होता है। तो ये एज्योर जैसे ही साइन अप हुआ, ट्रिगर हो गया, एक ट्रिगर चाहिए होता है एज्योर फंक्शन को, जैसे ही ट्रिगर हुआ उसने एक वेलकम ईमेल जो है यूज़र को भेज दी। ग्रेट, तो मुझे लगता है कि अब आपका एज्योर फंक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम क्लियर हो गया होगा कि ओके, एज्योर फंक्शन एक सेपरेट सा कोड है जो ऑटोमेटिकली जब भी कोई ट्रिगर आएगा उस पर या इवेंट अकर होगा तो उस पर एक ट्रिगर कॉल होगा, और ट्रिगर आपके एज्योर फंक्शन के कोड को इन्वोक कर देगा, और फिर जो भी आप काम कराना चाहते हो जाएगा। सिंपल, ईजी टू रिमेंबर डेफिनेशन भी यहाँ पे। Azure function is a serverless compute service in Azure that lets you run code in response to events without managing infrastructure। ठीक है, विदाउट मैनेजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सर्वर्स का मतलब है कि आपको अपनी मेन एप्लीकेशन, चाहे वो वर्चुअल मशीन में हो चाहे ऐप सर्विस में हो, किसी में भी हो, आपको उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, एक पॉइंट और है, इट ऑटोमेटिकली स्केल्स एंड एग्जीक्यूट्स ओनली व्हेन ट्रिगर्ड, मेकिंग इट कॉस्ट एफिशिएंट एंड लाइट वेट। एज्योर आपको एज्योर फंक्शन का अपन कोड रखने के लिए बिल नहीं करेगा, वो तभी बिल करेगा जब आपका एज्योर फंक्शन ट्रिगर होगा, जब कॉल होगा। ठीक है, तो फिर ठीक है, अच्छा है, मतलब जितना यूसेज उतना ही प्राइस, पे एज यू गो वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये है, डेफिनेशन भी मैंने यहाँ पे लिख दी है, डायग्राम भी एकदम क्लियर है, ताकि लेटर अगर आप बुक से रिवाइज करना चाहो तो एकदम से आपको रिवाइज कर सको इंटरव्यूज से पहले। और अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्रिस्टल क्लियर लिख दो कमेंट्स या चैट बॉक्स में, इससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि आप इस कॉन्सेप्ट को कभी भी भूलें ना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है,
अब एक क्वेश्चन बनता है, अब आप पूछोगे कि एज्योर फंक्शन का कोड जो होता है वो हम डायरेक्टली क्या मेन वेबसाइट के अंदर, मेन एप्लीकेशन के अंदर लिख सकते हैं? हाँ, सेम ही काम करेगा, कोड तो सेम ही रहेगा, आप उसको कॉपी पेस्ट यहाँ कर लो, पर क्यों नहीं करना चाहिए ऐसे, तो वो मैं आपको अपकमिंग क्वेश्चन में क्लियर करूँगा उसका आंसर। व्हाट इज़ एज्योर स्टोरेज? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एज्योर स्टोरेज? तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं। अगर आप एक डेवलपर हो तो आपको ये पता होगा कि जो हमारी एप्लीकेशंस होती हैं वो डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा हैंडल करती हैं। जैसे कि इमेजेस भी एक टाइप का डाटा है, उसके बाद हमारा वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर जो डाटा होता है वो, उसके बाद एक्सेल फाइल, उन सबको आपकी एप्लीकेशंस जो हैं वो हैंडल करती हैं, राइट? तो इसीलिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा को हैंडल करने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोरेज एज्योर प्रोवाइड करता है। जो सबसे पहले है, वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, वो है हमारा ब्लॉब स्टोरेज। और ये हमारा इसका पर्पज़ होता है जो अनस्ट्रक्चर्ड डाटा होता है, जैसे कि इमेजेस, वीडियो, मीडिया फाइल्स, बैकअप्स, ये सब हमारा ब्लॉब स्टोरेज में है, ठीक है? इसमें लार्ज साइज होता है जिन डाटा का, ठीक है? फिर हमारा दूसरा टाइप होता है फाइल स्टोरेज। फाइल स्टोरेज क्या होता है? एक शेयर्ड फाइल स्टोरेज की तरह काम करता है और इसको कोई भी पर्सन दूसरा इजीली एक्सेस कर सकता है। और ये ब्लॉब स्टोरेज से थोड़ा डिफरेंट होता है, ये मैं आगे आने वाले क्वेश्चन में बताऊंगा कि कैसे, कब, मतलब डिटेल में बताऊंगा, ठीक है? फिर है हमारा टेबल स्टोरेज। टेबल स्टोरेज जो आपका नो एसक्यूएल डाटा होता है, आपका जो की वैल्यू पेयर्स होते हैं, उसके लिए हमारा टेबल स्टोरेज यूज़ होता है। और लास्ट होता है हमारा क्यू स्टोरेज, जो हमारा मैसेज बेस्ड कम्युनिकेशन, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है मतलब इसको यूज़ करना, तो ये, लेकिन मैं सारे के सारे डेटाबेस स्टोरेजेस को मैं आगे आने वाले क्वेश्चनों में एक एक करके सबको क्लियर कर दूंगा अपकमिंग क्वेश्चंस में, ठीक है? तो एज्योर स्टोरेज तो आप समझ गए होंगे कि क्या होता है। एज्योर स्टोरेज इज ए क्लाउड बेस्ड स्टोरेज सॉल्यूशन फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट एज्योर दैट लेट्स यू स्टोर एंड एक्सेस डाटा ओवर द इंटरनेट, सिंपल एंड What is Azure SQL database? How is it different from regular SQL server? बहुत ही सिंपल है, आपको पता ही होगा। ये मैं डायग्राम है हमारा, और आपको पता है एज ए डेवलपर जैसे हमारे पास SQL सर्वर होता है डेटाबेस, उसी तरीके से क्लाउड में जो होता है वो होता है Azure SQL डेटाबेस। सेम ऑलमोस्ट SQL सर्वर की तरह, थोड़ा सा डिफरेंस होता है बस कि ये जो है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस है, मतलब कि ये केवल Azure में होता है, ये आप नॉर्मली ऑन प्रेमिस में मैं इसको इंस्टॉल नहीं कर सकते, ठीक है? ये रही डेफिनेशन। Azure SQL database is a fully managed cloud-based relational database service provided by Azure. It is built on the SQL Server engine, but it is offered as a PaaS. ठीक है? तो इसी की तरह के एक और डेटाबेस हमारे पास होता है जो कि हमारा इंस्टेंस वाला होता है, वो मैं आगे आने वाले क्वेश्चनों में उसको एक्सप्लेन करूँगा। What is DevOps? What is Azure DevOps? What is the difference between them? तो चलिए अब समझते हैं और इसके बाद आपकी 100% कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगी। देखो, DevOps जो है वो एक जर्नल टर्म है, ठीक है? यहाँ पे एक डायग्राम है। DevOps कोई Azure के स्पेसिफिक नहीं है, ये एक जर्नल टर्म है। तो यहाँ पे अगर आप डायग्राम देखोगे तो Dev स्टैंड्स फॉर डेवलपमेंट, ठीक है? यहाँ पे क्या करते हैं आप एज ए डेवलपर, पहले प्लान करते हैं, फिर आप जैसे एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं तो क्या करते हैं, पहले प्लान, फिर कोड, फिर बिल्ड, और फिर उसको टेस्ट करते हैं और फिर उसे रिलीज करते हैं, राइट? अब ऑप्स स्टैंड्स फॉर ऑपरेशंस, तो रिलीज जो है वो डेव में भी आता है, ऑप्स में भी आता है। अब ऑप्स में मोस्टली अगर बड़ी टीम है तो वहाँ पे इंफ्रा टीम या आईटी टीम जो है आपकी एप्लीकेशन को क्या करती है, डिप्लॉय करती है, उसको फिर ऑपरेट करते हैं, मॉनिटर। ऑपरेट और मॉनिटर का क्या मतलब है कि वो आप जब आपकी एप्लीकेशन प्रोडक्शन में चली जाती है उसके बाद डेवलपर टीम या कोई भी टीम बैठ के एनालाइज करते हैं कि अच्छा कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं आ रही हैं, सपोर्ट चल रहा होता है, प्रोडक्शन सपोर्ट, तो उस टाइप का जो काम होता है वो ऑपरेट और मॉनिटर में होता है, ठीक है? अब ये जो डेवऑप्स प्रोसेस है इसको सिंपलर और फास्टर बनाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने इंट्रोड्यूस किया एज्योर डेवऑप्स पोर्टल लाइक दिस। तो एज्योर डेवऑप्स क्या है, वो एक प्लेटफॉर्म है और आप कह सकते हो एक पोर्टल है।
वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो पूरी की पूरी जो आपकी डेवऑप्स ये ऊपर वाली लाइफ साइकिल थी, पूरा मैनेज हो जाएगा, फ्रॉम द डेवलपमेंट टू द डिप्लॉयमेंट टू प्रोडक्शन, इफ़िशेंटली कर सकते हो आप। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप डेवऑप्स पोर्टल खोलते हो तो उसके अंदर आपके जो टीम मेंबर्स हैं या जो मैनेजर्स है, तो मैनेजर उसमें वर्क आइटम्स क्रिएट कर सकते हैं कोडिंग रिलेटेड या कोई भी टास्क, और फिर डेवलपर उस वर्क आइटम को पे वर्क करेंगे, उसको जब वो कंप्लीट कर देंगे तो उसका स्टेटस हो जाएगा कंप्लीटेड। उसके बाद जब डिप्लॉय करना है तो यहाँ पे एज्योर डेवऑप्स में पाइपलाइंस होता है, काफ़ी सारे कंपोनेंट्स होते हैं जो फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड ऑफ एप्लीकेशन डेवलपमेंट का पूरा कवर कर देंगे, ठीक है। DevOps, deploy development plus operations. Azure DevOps is a cloud-based DevOps platform from Microsoft that provides end-to-end tools for software development, CI/CD testing, and project management. It enables teams to plan, develop, build, test, and deploy application efficiently. तो ये मिनिमम थ्योरी भी मैंने इस बुक में लिख दी है, डायग्राम भी साथ में है, ताकि अगर आप लेटर रिवाइज करना चाहो तो बुक से आसानी से कर सको अपने इंटरव्यूज़ के लिए। कुछ इस तरीके से बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स ने मेरे कोर्सेज़ को यूज़ करके अपने इंटरव्यू क्रैक करे हैं। और अगर आप भी अपने इंटरव्यूज़ को लेके सीरियस हैं, कोई भी इंटरव्यू क्वेश्चन मिस नहीं करना चाहते, तो आप इस कोर्स को और PDF बुक के लिंक को डिस्क्रिप्शंस में जाके देख सकते हो, चेकआउट कर सकते हो। और लास्ट में एक इंटरव्यू टिप है, Do not try to prepare everything and remember nothing. Just focus on the most important things and most important questions. Great job my friend. बहुत से लोग केवल बातें करते हैं, बट आप अगर वीडियो को फिनिश कर रहे हैं इसका मतलब आप बहुत ही सीरियस हैं और डेडिकेटेड हैं अपने एज्योर गोल्स के लिए। अब जिस तरीके से आपका इस वीडियो ने हेल्प किया है, उसी तरीके से मैंने बहुत सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे कि ये एज्योर फ्रंट डोर का आप देख रहे हो विजुअल, ये सारे क्वेश्चन मैंने अपने एज्योर कंप्लीट इंटरव्यू कोर्स में कवर कर रखे हैं।